1492 यानी आज से करीब 500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस चले थे यूरोप से, पहुंचना था इंडिया, लेकिन हिसाब किताब कुछ गड़बड़ निकला, पहुंच गए डोमिनिकन रिपब्लिक। भले ही उसका नाम उस वक्त, इस देश का नाम उस वक्त डोमिनिकन रिपब्लिक नहीं था। मैं भी बस कुछ कारण थे चला आया डोमिनिकन रिपब्लिक। अब मैं ये ट्रिप ख़त्म करके जा रहा हूँ वापस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डोमिनिकन रिपब्लिक में आने के वो कारण जो मैंने ढूंढे अपने इस 20-22 लंबे इस ट्रिप के दौरान। साथ में बताने वाला हूँ कि इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत कैसे, क्या प्रोसेस है, ज़रूरत है या नहीं। कुछ इंडियंस को है, कुछ इंडियंस को नहीं है, बताने वाला हूँ। बेस्ट टाइम क्या है इस देश को विज़िट करने का। और मेरा जो सबसे बड़ी बात आप लोग में से काफ़ी लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं ट्रिप एंड कर रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा ओवरऑल खर्चा इस ट्रिप में कितना आया। और साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूमा और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, मैंने क्या मिस कर दिया, मैं रहा कहाँ पर था, आप भी चाहें तो वहाँ जाकर रह सकते हैं, और मैंने क्या खाया। आप अगर मेरी तरीके से वेजिटेरियन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है। ज़िंदगी में पहली बार दुनिया के इस इलाके में आना हुआ है, कैरेबियन एरिया में। आज से 1 महीने पहले तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगा। अचानक प्लान बनता गया और मैं यहाँ पहुँच गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ आपको आना क्यों चाहिए डोमिनिकन रिपब्लिक में। सबसे पहले तो जनाब ये है आइलैंड कंट्री, कैरेबियन सारे कंट्रीज़ हैं, वो सारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं। रिलैक्स अगर करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये डेस्टिनेशन, ये जो पूरी कंट्री है, हालांकि काफ़ी बड़ी है, काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन अगर आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो ये एक कंट्री है ऐसी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेचर यहाँ पर ठीक ठाक रहता है। मैं ये इस वक्त दिसंबर चल रहा है, तो जहाँ इंडिया में, यूरोप में, कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी है इस वक्त, यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट्स में, यहाँ पर टेम्परेचर 25-30 के बीच में है। मैं पुंटा काना में हूँ। ऑलमोस्ट सभी जगह पर इस देश के सभी इलाकों में यही टेम्परेचर रहता है। कुछ 1-2 पहाड़ी डेस्टिनेशंस हैं, हारा बाकुआ जैसी, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। और किन महीनों में आना चाहिए इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा। काफ़ी हरा भरा देश है, बहुत ही हरा भरा है, ट्रॉपिकल है, यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है, तो काफ़ी तरह तरह के पेड़ हैं यहाँ पर। काफ़ी कुछ इंडिया जैसा है, जो इसका सोशियो इकोनॉमिकल कल्चरल जो स्ट्रक्चर है इस कंट्री का। गरीबी भी है और बेइंतहा अमीरी, मतलब क्या बताऊँ, सुपर रिच लोगों ने यहाँ पर, सुपर रिच मिलीनियर्स, बिलीनियर्स लोगों ने अपने यहाँ पर मकान, अपने वेकेशन होम्स वगैरह पता नहीं क्या क्या बना रखा है। और बड़ा अच्छा लगा इन सबके साथ में। यहाँ कुछ ऐसे बालक भी नज़र आ रहे हैं जो कल तक साथ में नहीं थे। ये हैं मेरे होस्ट, नोम्ब्रे José del Carmen. होसे नोम्ब्रे ओके, समझ में नहीं आया, लेकिन तो ऐसे लोगों के लिए भी जगह है। तो मतलब अब आप इस बीच में कहीं पर भी हैं तो जनाब आपके लिए ये जगह है। हाईवेज़, बहुत ही शानदार हाईवेज़, दुनिया के जो कुछ सबसे बेहतरीन हाईवेज़ जो मैंने अभी तक देखे उनमें से एक इस देश में थे। वहीं ऐसी भी सड़कें मैंने देखी जहाँ पर गड्ढे थे, जहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब आधे घंटे से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। आगे ये सड़क एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसका एहसास मेरे को तब हुआ जब ये कार मेरी यहाँ फंसने लगी। ये सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो पीछे वो जो सारे मज़दूर जो जा रहे हैं, ये सारे मेरी वजह से यहाँ फंस गए थे। अब ये जा रहे हैं। मेरी कार एक्चुअली वहाँ फंसी थी, वहाँ जहाँ वो ट्रक जा रहा है, किसी तरीके से यहाँ तक लेके आया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको इस देश में आने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले, ये एक स्पेनिश कॉलोनी थी, तो इसलिए यहाँ के लोग स्पेनिश में बात करते हैं और स्पेनिश में ही बात करते हैं। बहुत कम हैं जो अंग्रेज़ी का ज्ञान जिनको है, लेकिन थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेट आप को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस देश में आने से पहले गूगल ट्रांसलेट का जो ऑफ़लाइन पैकेज है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री होता है वो, और उसकी ज़रूरत आपको वहाँ पड़ेगी जहाँ पर इंटरनेट कवरेज नहीं है। ऐसे वैसे बहुत ही कम इलाके थे जहाँ मुझे इंटरनेट नहीं मिला। इंटरनेट के बारे में आगे बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ वीज़ा की। इंडियंस को यहाँ आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। तो अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, जो कि बहुत दूर है, आप यूरोप होकर यहाँ आ सकते हैं, आप यूएसए होकर आ सकते हैं, आप कनाडा होकर आ सकते हैं। ये सारे वो रास्ते हैं जहाँ से आम तौर पर फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जिन इंडियंस के पास में यूएसए का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, या शेनेगन वीज़ा है, या फिर
शेंगन जोन के बाहर जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड शेंगन का हिस्सा नहीं है लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री का वीज़ा अगर आपके पास में है या फिर आप रेजिडेंट हैं वहाँ के, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं 30 डेज़ के लिए। मेरे पास में क्योंकि यूएस का वीज़ा था वो यूज़ करके मैं आया यहाँ पर। 30 दिनों के लिए आप यहाँ पर रह सकते हैं बिना वीज़ा के, आपको वीज़ा फ़ी देने की ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ पर आइए, वो आपका यूएस वीज़ा चेक करेंगे, थप्पा लगा देंगे। इमिग्रेशन कैसा था ये आपको आने वाले वीडियोज़ में, जब मेरी सीरीज़ शुरू हो जाएगी, ये सीरीज़ का पहला वीडियो है, इसके बाद जो आने वाले वीडियोज़ होंगे उसमें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे बढ़ेगी। इंडिया में कैसे वीज़ा मिलेगा, मेरे ख्याल से VFS को आउटसोर्स किया हुआ है डोमिनिकन रिपब्लिक की जो एम्बेसी है दिल्ली में, उसने VFS को आउटसोर्स किया हुआ है। आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। फ़्लाइट्स मैंने जैसा आपको बताया, मैं USA से आया था, सर्बिया से चला था, US से न्यूयॉर्क में आया, फिर अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट मैंने पकड़ी न्यूयॉर्क से मायामी से पुंटा काना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिप के दौरान मैंने कहाँ कहाँ विज़िट किया इस देश में। मैं उतरा था पुंटा काना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। पुंटा काना बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देश की कैपिटल सिटी है सांतो डोमिंगो, जहाँ पर सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस का आगमन हुआ था, जहाँ पर उनके पहले पाँव पड़े थे। वो भी एक कैपिटल सिटी है, एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन है। लेकिन इन दिनों के अलावा मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा ना अपने एक्सपीरियंस के बाद में, प्लाया बाहिया de las Aguilas, अमेजिंग बीचेस हैं। इतना सुंदर था ना वो, मैंने ज़िंदगी में इतना सुंदर बीच नहीं देखा था। प्रोटेक्टेड एरिया है, इस वजह से भी वहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम थे। और क्रिस्टल क्लियर वाटर, इतना साफ़ सुथरा पानी, वाइट सैंड, मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं जब पानी में खड़ा हुआ था वहाँ, तो मेरे पैर के आसपास, पाँव के आसपास बहुत सारी मछलियाँ आके, वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही कम टूरिस्ट वहाँ जाते हैं क्योंकि पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, सड़क थोड़ी सी वैसी है, गड़बड़। इस बीच का नाम है बाहियास नहीं, इस बीच का नाम है बाहिया de las Aguilas। कहते हैं कि दुनिया के जो सबसे क्लीनेस्ट और जहाँ पर कोई नहीं रहता है, और एक्चुअली यहाँ कोई नहीं है, नेशनल पार्क का ऐसा है, इसलिए यहाँ आने के लिए मैंने 150 पेसोज़ की टिकट दी है, मतलब नेशनल पार्क की एंट्री फ़ी। लेकिन बाहिया de las Aguilas अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। लोग आमतौर पर वहाँ पर कम जाते हैं। इसके अलावा समाना, जो इस कंट्री के नॉर्थ में एक प्रोविंस है, वो भी एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन है। वहाँ लास तेरेनास, काबारेते और इस तरह के कुछ एरियाज़ हैं। प्लाया रिंकन एक बीच है जो अगली बार मैं करूँगा, इस बार मिस कर दिया मैंने। हराबाकुआ एक माउंटेन डेस्टिनेशन है, पहाड़ हैं वहाँ पर। जैसे हम दिल्ली वाले हैं तो हम मसूरी चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, इस तरीके से यहाँ के डोमिनिकन लोगों के लिए हराबाकुआ हिल स्टेशन है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस देश में ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ रेलवेज़ नहीं है, बसेस चलती हैं, प्राइवेट हिसाब किताब है। करीबे टूर्स नाम का एक बस कंपनी है जिसके इंटर स्टेट या इंटर सिटी बसेस हैं, जैसे कि मान के चले दिल्ली से जयपुर, इस तरीके से सांतो डोमिंगो से समाना, सांतो डोमिंगो से पुंटा काना, ऐसी आपको करीबे टूर्स की बसेस मिल जाएंगी। सरकारी बसेस यहाँ पर नहीं हैं। शहर के अंदर आपको घूमना है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तरीका है उसको बोलते हैं गुआगुआ। और ये जो छोटी सी जो बस थी, मैटाडोर टाइप जो होती है, मिनी बस, उनको बोलते हैं यहाँ पर गुआगुआ। ये बेसिकली लोकल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तरीका है, जैसे कि ये है। जैसे हमारे देश में ऑटो रिक्शास चलते हैं, 3 व्हीलर्स, यहाँ बोलते हैं गुआगुआ। क्योंकि पेंडेमिक था, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस बार यूज़ नहीं किया। मैंने इस्तेमाल किया रेंटल कार्स का। पुंटा काना से मैंने एक कार रेंट पे ले ली थी और पूरा देश घूमा। करीब 7 दिन के लिए मैंने कार रेंट ली थी। $25 में मुझे मिली थी, हालांकि वो स्पेशल प्राइस था सिर्फ मेरे लिए, थैंक्स टू एक बड़े अच्छे इंडियन एक दोस्त बने, कृष्णा भाई, उनकी वजह से वो कार मिल गई थी। लेकिन थोड़ा सा उसका एक अलग सीन है, वो अगले आने वाले वीडियोस में कार के बारे में आपको और विस्तार से बताऊंगा। अनाउंसमेंट के बाद बात करता हूँ। रोड कंडीशन इस देश में, मैंने बताया कि हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं। अगर आप कार रेंट पे लेते हैं, खुद ड्राइव करेंगे, तो बड़ी शहरों में जा रहे हैं तो रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ छोटे गाँव कस्बों को कनेक्ट करने वाली सड़क का हाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के देश में खान पान की। मैं एक वेजिटेरियन हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, थैंक्स टू द सुपरमार्केट्स के अलावा यहाँ पर जो
छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जैसे गांव जैसे हमारे होते हैं ना, गली मोहल्लों में छोटी दुकान होती है, किराने की जो दुकान होती है, उसको यहाँ बोलते हैं कोलमाडोज। तो वहाँ से मैंने छोटी मोटी चीज़ें खरीदी, जैसे ब्रेड खरीद ली। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पीने का पानी आप सीधा टैप से नहीं पी सकते हैं, आपको ख़रीदना पड़ेगा। मैंने ख़रीदा, लेकिन एक और अच्छा तरीका बता दूँ, अगर आप प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं करना चाहते हैं तो मैंने एक भी प्लास्टिक बॉटल नहीं खरीदी, जिसको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कहा जाता है। मैंने खरीदे बोतलियोंस, बेसिकली वो वाले बड़े बड़े जार्स होते हैं ना जो हमारे देशों में मिलते हैं, कलकत्ता में कई बार, दिल्ली, गुड़गांव वगैरह, बम्बई में ये जो बड़े बड़े जार्स मिलते हैं, तो मैंने वो ख़रीदे थे। उसकी कॉस्ट थी करीब 50 रुपये में, 50 पैसों में रिफ़िल कर देते थे। इंग्लिश में बॉटल ऑन बोलते हैं, लेकिन डबल एल को प्रोनाउंस किया जाता है स्पेनिश में बोतलियों। अभी भी इस बाज़ार से ये 12 होना जगह है, एक छोटे से बाज़ार में आया हूँ और यहाँ से मैंने ख़रीदी ये, इसको बोलते हैं बोतलियों, आपको पता होगा। मेरे पास जो थी वो 350 की मैंने ख़रीदी थी, 75 में रिफ़िल होती थी वहाँ पुंता काना में। तो वो जो खाली हो गई थी बोतलियों, उसको मैंने यहाँ पर एक दुकान पे गया, मैंने बोला बोतलियों ले लो, पानी दे दो। ये पड़ी है मुझे 40 पैसों में। अब इसको मैं यहाँ पीछे रख रहा हूँ, तो कार में मैंने ये जगह बना के रखी हुई है बोतलियों के लिए, और अब मैं यहाँ से कूच करने को तैयार हूँ। ये सारा हिसाब किताब ऐसा है। ये है पीने के पानी का हिसाब किताब। और रेस्टोरेंट्स यहाँ पर, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेजिटेरियन में थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन मैनेज किया क्योंकि मेक्सिको के बहुत पास में है सारा एरिया। तो मेक्सिकन फूड में बुरीतो मैंने खाया, और भी कुछ चीज़ें थी। नाचोस मैंने सुपरमार्केट से खूब खाया। एवोकाडो बहुत अच्छा यहाँ पर एक फ्रूट है जो हमारी तरफ नहीं होता है, लेकिन इन इलाकों में एवोकाडो 22 पैसों में एक बड़ा सा एवोकाडो मैंने खाया, बड़ा अच्छा लगता है वो, और बहुत हेल्दी भी होता है। उसके अलावा ग्रोसरी ख़रीदना कहीं पर भी किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप में हमेशा सस्ता पड़ता है एक रेस्टोरेंट में खाने के मुकाबले। अब बात करता हूँ स्टे का। एकोमोडेशन के मामले में ये देश थोड़ा सा बैकपैकर्स के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। हॉस्टल्स मुझे नहीं मिले, इक्के दुक्के थे, लेकिन मैं रहा एयरबीएनबीज़, यानी जो बेड एंड ब्रेकफास्ट जो होते हैं, उस हिसाब से रहा। एयरबीएनबी का यूज़ किया, Booking.com का यूज़ किया। $25 के आसपास मान के चलें, 2000 रुपये से कम में आपको एक घर मिल जाएगा, जिसमें किचन है, बाथरूम, एक आपके लिए बेड और कुछ ज़रूरी जैसे गैस वगैरह, ये सब सुविधाएं आपको मिल जाएंगी करीब 2000 रुपये से कम में। इस टोटल ट्रिप की जो एक्सपेंसेस आए हैं 1,23,000 रुपये, इंडियन रुपीज़ में क्या कन्वर्ट किया तो 1,23,000 रुपीज़ खर्च हुए मेरे इन 20 दिनों में। जो बड़ा हिस्सा है, हम 2 लोग थे, कुछ प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं आपको दूसरे शख्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। खैर, हम 2 लोग थे, तो 1,23,000 रुपये का जो एक्सपेंस था वो डिवाइड हो गया, तो पर पर्सन आया करीब 61,000 रुपये का एक्सपेंडिचर। क्योंकि मैंने कार हायर की थी, मैंने ऐसे अपार्टमेंट्स में रुका था, तो इस वजह से ये डिवाइड हो गया। एकोमोडेशन में जो मैंने खर्च किया, मैंने बताया कि रेंटल अपार्टमेंट्स मैंने लिए थे, करीब 26,500 रुपये खर्च हुए इन 20 दिनों में। ट्रैवलिंग में 28,000 रुपये खर्च हुए हैं, क्योंकि और इसमें सब कुछ शामिल है, टोल्स शामिल हैं और पेट्रोल का खर्च शामिल है। गैलन में यहाँ पर पेट्रोल बिकता है, 1 गैलन, लीटर में नहीं होता है। तो 1 गैलन की कॉस्ट थी यहाँ पर 196.50 पैसोज़। 28,000 जो ट्रैवलिंग में मैंने आपको बताया, इसमें कार की कीमत शामिल है 7-8 दिनों के लिए, और रेंटल और पेट्रोल शामिल है 28,000 रुपये में, और टोल्स वगैरह जो लगे थे। खाने पर जो 2 लोगों का खर्च आया वो था 17,500 रुपये। ग्रोसरी हमने ख़रीदी थी सुपरमार्केट से, घर पे आके छोटा मोटा बनाया, काटा पीटा जो भी था हमने बनाया, तो 17,500 रुपये खर्च हुए इस ट्रिप में खाने पर। 50,000 रुपये की पड़ी हैं फ़्लाइट्स, $132 की पड़ी थी यहाँ आते हुए, करीब $200 US डॉलर्स की पड़ी है जाते हुए। अमेरिकन एयरलाइंस आना जाना दोनों से किया, फ्रीक्वेंट फ्लायर के लिए रजिस्टर कर लिया था। करीब 1,1100 अमेरिकन एयरलाइंस के फ्रीक्वेंट फ्लायर क्या बोलते हैं अवार्ड पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। ये था सारा हिसाब किताब इस सारे के सारे इस देश का। सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे पुंटा काना एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद इमिग्रेशन वगैरह वगैरह चीज़ें थी। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड ज़रूर कर सकता हूँ इस कंट्री को जो इस देश के आसपास रहते हैं, यानी कि
यूएस में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले जो इंडियंस हैं, जिनके पास, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं तो आपके पास में वहाँ का वीज़ा है, आपके लिए ये जगह बहुत ही अच्छी हो सकती है। ख़ास तौर पे तब जब विंटर में यूएस, कनाडा वगैरह में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो डोमिनिकन रिपब्लिक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए। बाकी सारी की सारी बातें मैं आने वाले वीडियोस में करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। एंजॉय कीजिए।